गुड मॉर्निंग, मैं डॉक्टर नितेश प्रसाद फ्रॉम धनबाद, झारखंड। आज क्योंकि वर्ल्ड अस्थमा डे है तो आज हम बात करेंगे पीडियाट्रिक अस्थमा के बारे में। तो अस्थमा क्या है? अस्थमा का जब मीनिंग देखा जाए तो ग्रीक में इसको बोलते हैं एजाइन। एजाइन मतलब हार्ड ब्रीदिंग, यानी ब्रीदिंग लेने में बहुत जोर लगा है। या लैटिन वर्ड होता है आजमा, ASMA। तो आजमा है क्या? आजमा एक क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है जो कि हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ एयरवे या हाइपर रिएक्टिविटी ऑफ एयरवे हो जाती है। तो स्पेशली एयरवे का कौन सा हिस्सा अफेक्टेड होता है? ब्रोंकियोल्स। होता क्या है? ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन। अब इसके सिम्टम्स क्या है? खांसी होना, सांस लेने में दिक्कत होना, खास करके रात में सांस लेने में ज़्यादा दिक्कत होना, साए साए करना या बीज होना, बुखार का ना आना। आप कोई बच्चा है तो उसमें आप कब तक सस्पेक्ट कीजिएगा कि ये अस्थमा का केस हो सकता है? अगर फैमिली हिस्ट्री में किसी को अस्थमा है या किसी को एक्जिमा है या कोई एटोपी है या एलर्जी की कोई बीमारी है और अगर बच्चे को पिछले साल में 4 से ज़्यादा बार बीज का अटैक आ चुका है तो वो अस्थमा का कैंडिडेट बनता है। अब इसमें क्या क्या चीज़ से अस्थमा एग्रावेट कर सकता है? पॉलन से, एनिमल डैंडर से, कॉकरोच से, डस्ट से, वो पॉल्यूशन के अंदर आ गया, और कभी कभी इमोशनल स्ट्रेस से, कभी कभी एक्सरसाइज से भी अस्थमा प्रेसिपिटेट कर सकता है। ठीक है, अब बात करेंगे कि इसके लिए टेस्ट क्या क्या है। तो टेस्ट इसका जो स्पायरोमेट्री जो टेस्ट है, लंग फंक्शन को देखना होगा, तो वो 6 साल के ऊपर का ही बच्चा वो कर सकते हैं। FEV1 देखना है तो वो कम रहेगा। FEV1/FVC रेशियो होगा तो 0.8 से कम होगा। या PEF देखना है तो अगर आप ब्रोंकोडायलेटर देंगे तो PEF जो है वो उछल के 15% बढ़ जाएगा। अच्छा, इसका एक और अच्छा डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है कि आप ब्रोंकोडायलेटर से ट्रीट करेंगे तो अस्थमा केस रहेगा तो क्विक रिस्पॉन्स मिलेगा। तो 5 साल के नीचे के बच्चे को जिंदगी में एक बार तो बीज का अटैक होता ही है, और 2 कॉमन डायग्नोसिस हम लोग जो बनाते हैं वाल्वी बीज एसोसिएटेड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या हाईली रिएक्टिव एयरवे डिजीज। अब ट्रीटमेंट कैसे करना है? तो ट्रीटमेंट में हम लोग स्टेप अप थेरेपी लेते हैं। तो स्टेप 1 में क्या है? बीटा-2 एगोनिस्ट देते हैं, शॉर्ट एक्टिंग। स्टेप 2 में क्या करते हैं? लो डोज इनहेलेशन स्टेरॉइड देते हैं या मॉन्टेल्यूकास देते हैं। स्टेप 3 में क्या करना है? मीडियम डोज इनहेलेशन कॉर्टिकोस्टेरॉइड देना है। स्टेप 4 में क्या करना है? मीडियम डोज इनहेलेशन कॉर्टिकोस्टेरॉइड देना है या फिर उसके साथ मॉन्टेल्यूकास देना है या लॉन्ग एक्टिंग बीटा-2 एगोनिस्ट देना है। स्टेप 5 में क्या करना है? स्टेप हाई डोज इनहेलेशन कॉर्टिकोस्टेरॉइड देना है और लॉन्ग एक्टिंग बीटा-2 एगोनिस्ट देना है या उसके साथ मॉन्टेल्यूकास देना है। स्टेप 6 में क्या करना है? ये हाई डोज कॉर्टिकोस्टेरॉइड देना है इनहेलेशन प्लस लॉन्ग एक्टिंग बीटा-2 एगोनिस्ट और या मॉन्टेल्यूकास प्लस ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड, या कुछ केस में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी भी देते हैं, ओमाचिनिमैब। अब क्या है, मान लीजिए एग्जासर्बेशन ऑफ अस्थमा आपके पास आ जाता है तो तुरंत बीटा-2 एगोनिस्ट से उसका नेबुलाइजेशन चालू कर देना है। 20-20 मिनट पे 3 बार रिपीट करना है, फिर 4 से 6 घंटे पर देते रहना है। अब स्टेरॉइड में क्या देना है? IV हाइड्रोकॉर्टिसोन, जिसका डोज है 5 से 10 mg पर kg, फिर 5 mg पर kg करके 8 से 6 घंटा में देते रहिए। अगर इससे रिस्पांस मिल गया, हाँ ये भी देखना है कि ऑक्सीजन सैचुरेशन क्या है, हार्ट रेट क्या है। तो ऑक्सीजन सैचुरेशन को आपको 92 से ऊपर मेंटेन करना है। अगर इसके बाद भी रिस्पांस नहीं आ रहा है तो फिर हम लोग मैग्नीशियम सल्फेट का इन्फ्यूजन चलाएंगे। मैग्नीशियम सल्फेट के एक एम्पुल में 1 ml 500 mg होती है। डोज है इसका 50 mg पर kg, जिसको NS में मिला देना है और 20 से 30 मिनट में देना है। अगर ज्यादा करना है तो आप 1 घंटा में भी दे सकते हैं। अच्छा, इससे भी अगर काम नहीं हो रहा है तो फिर आप एड्रेनलिन का यूज कीजिएगा। अब अस्थमा के अंदर पिटफॉल्स क्या क्या आती हैं? एक तो है डायग्नोसिस में दिक्कत होना, फिर फिजिशियन का इंटरेस्ट उतना ना होना कि ये डायग्नोसिस बनाना कि इसको पीडियाट्रिक अस्थमा है। दूसरा है कि स्टेरॉइड्स के प्रति पेरेंट का रवैया बहुत ये होता है कि वो यूज नहीं करना चाहते हैं। दूसरा, नेबुलाइजर का बहुत अधिक यूज करना, कंप्लायंस का ठीक नहीं होना, एक्सेप्टेंस का ठीक नहीं होना। अच्छा, अगर अस्थमा का बच्चा भर्ती है और आप देख रहे हैं कि चेस्ट साइलेंट हो गया है, यानी ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो गया है,
या फिर बच्चा लेथार्जिक हो गया है या उसका सेंसोरियम अल्टर्ड हो गया है, तो आप समझ लीजिए कि आप बच्चा रेस्पिरेटरी फेलियर में जाने वाला है। अच्छा, इंटूबेट करने के बाद क्या इंडक्शन एजेंट यूज करेंगे? कीटामीन 1 to 2 mg पर केजी। कीटामीन का क्या है कि ब्रोंकोडायलेटेशन कराता है। अब दूसरा क्या है, इंटूबेट करने के बाद लारिंगोस्पाज्म ब्रोंकोस्पाज्म होने का डर रहता है। तो अब इसमें जो प्राइवेट प्रैक्टिस में मैंने फील किया है दिक्कतें आती हैं, जैसे कि अगर एक बार मैंने बच्चे को कह दिया उनके गार्जियन को कि आपके बच्चे को ब्रोंकियल अस्थमा है, तो वो उनको मानने में बहुत दिक्कत हो रही थी, उन्होंने डॉक्टर बदल लिया। वो जाके दूसरे डॉक्टर को दिखाए तो उन्होंने कह दिया कि नहीं नहीं ये तो निमोनिया है। अब पेरेंट क्या है कि निमोनिया का नाम सुन के बहुत खुश है कि चलो निमोनिया तो है, अस्थमा तो नहीं है। अब वो हर महीने डेक्सोना दिलाते हैं और ओमनापोटेस सिरप पिलाते हैं, एंटीबायोटिक दिलाते हैं, लेकिन वो इस बात से खुश हैं कि चलो हर महीने तो निमोनिया हो रहा है ना, अस्थमा तो नहीं। दूसरा एक केस मैंने देखा, जब मैंने उससे कहा कि आपके बच्चे को अस्थमा है, तो उसने क्या किया कि वो एक क्वैक के पास चला गया। अब क्वैक ने उससे क्या किया, एक सिरप दिया जो वो पूरा महीना पिलाते रहता है। तो मैंने जब पता किया कि भाई ऐसा क्या है, तो पता चला एक क्वैक भी उसमें क्या करते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स सिरप लेते हैं, उसमें एक एंटीबायोटिक तोड़ के डाल देते हैं और डेक्सोना कुछ टैबलेट दे देते हैं और उस बच्चे को पिलाते रहते हैं। पेरेंट इस बात से बहुत खुश है कि चलो इतने कम में बच्चे का काम चल रहा है। दिक्कतें आती हैं, लेकिन आप धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ, काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर काउंसलिंग ठीक से करेंगे तो बच्चे का अस्थमा कंट्रोल में रहेगा। अच्छा, पेरेंट्स हमेशा पूछते हैं कि जड़ से खत्म होगा कि नहीं, तो 4 में से 3 बच्चा बड़े होते होते इसको आउटग्रो कर जाता है।